नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, जिसको डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके 35 में। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल राइट का इंट्रोडक्शन, यानी कि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडेबल है या नहीं, यानी कि क्या फंडामेंटल राइट को या फंडामेंटल राइट संशोधित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसी पर बेस्ड हम पहली क्लास डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हर आर्टिकल के साथ एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी डीएम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट को संविधान के कौन से भाग में मेंशन किया गया है। तो हम देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में मेंशन किया गया है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में मेंशन किए गए। तो हम देखते हैं कि संविधान के 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे कि फंडामेंटल राइट कौन से देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किए हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। चलते पॉइंट की ओर। फंडामेंटल डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी कि फंडामेंटल राइट को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन से भाग को या पूछ लेता है आपसे कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो हम देखते हैं कि मैग्ना कार्टा जो है फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया गया है एज ए मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो है एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 1215 में, यानी कि 1215 के अंदर यानी कि 1500 के अंदर सबसे पहले मैग्ना कार्टा वर्ड का इस्तेमाल किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। और ब्रिटेन के अंदर पहली बार 1215 के अंदर अनरिटन यानी कि क्या था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें मेंशन किया गया था फंडामेंटल राइट को लेकर वहां के लोगों के। तो पहली बार जो मैग्ना कार्टा वर्ड है वो यूज किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेता है आपसे। आज हम जो डिस्कस करेंगे हम ये देखेंगे क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है या नहीं, यानी कि क्या भारत का जो मौलिक अधिकार है यानी कि जो संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं कि क्या इन्हें संशोधित किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट 1967 के अंदर हम देखते हैं गोलकनाथ केस जो था was a 1967 इंडियन सुप्रीम कोर्ट केस, यानी कि ये क्या था, भारत का सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसमें कोर्ट रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कुड नॉट curtail ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसमें ये प्रोविजन किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि फंडामेंटल राइट के अंदर यानी कि पार्लियामेंट कोई भी कर्टेल नहीं कर सकती, यानी कि किसी भी प्रकार का बदलाव, फेरबदल या घटाना बढ़ाना नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट में। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का कोई घटाव बढ़ाव नहीं कर सकती, ना ही कोई अमेंडमेंट कर सकती है। इसके जवाब में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने स्टेटमेंट दी कि भाई आर्टिकल 368 क्या कहता है, गिव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई जो भारत का संविधान है उस संविधान के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या है, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गया था, इसको डिनाइड कर दिया था। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट यानी कि जिसमें 11 जजों की बेंच बैठी थी, इसमें इसको डिनाइड कर दिया गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज नहीं कर सकती। अब दोनों ही अथॉरिटी, भारत की सबसे बड़ी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने अपने आप को, अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ के अमेंडमेंट यानी कि कुछ संशोधन किए संविधान में।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंपोज कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी अमेंडिंग पावर में, यानी कि संविधान को संशोधन या किसी प्रकार की जो संशोधन शक्ति है पार्लियामेंट में लगा दी, बाउंडेशन किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि पार्लियामेंट ब्रॉट अमेंडमेंट एक्ट 24th, 25th एंड 29, यानी कि पार्लियामेंट लेकर आया कुछ अमेंडमेंट और उन्होंने अपनी पावर को शो किया कि भाई हम ये सब चीजें भी संविधान के अंतर्गत जो हमें हमारा आर्टिकल 368 अधिकार देता है किस चीज का, अमेंडमेंट करने का, तो इस अमेंडमेंट को करने की शक्ति दी गई। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेंडमेंट नंबर 24 क्या कहता है। तो अमेंडमेंट 24 कहता है जो 1971 यानी कि 1971 में लाया गया था, इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट के पास सकती है कि वह किसी भी प्रकार के यानी कि संविधान के जो प्रोविजन है उसमें बदलाव कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। दूसरा एक और अमेंडमेंट लेकर आए 25th अमेंडमेंट, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी कर्टेल, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है, उसमें फेरबदल किए जा सकते हैं, लेकिन बट कंपनसेशन विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि कितना किसको क्या कंपनसेशन देना होगा ये डिसाइड सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगी और नॉट एनी कोर्ट, यानी कि ये कोई भी कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी कि क्या कंपनसेशन देना है, क्या कंपनसेशन नहीं देना। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और अमेंडमेंट लेकर आए 29th अमेंडमेंट, इसमें लिखा है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट ब्रॉट अंडर 9th शेड्यूल, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था जो 1955 में आया, 1955 के लैंड रिफॉर्म एक्ट को लाया गया अंडर 9th शेड्यूल, यानी कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया और इसमें हम देखते हैं कि नो क्वेश्चन कैन बी राइज, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पार्लियामेंट में राइज नहीं किया जा सकता अंडर द 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब नो रिव्यू इन कोर्ट, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी रिव्यू नहीं लिया जा सकता कोर्ट के अंदर। अब जब इतनी बातें पार्लियामेंट ने कर दी, उसी समय की बात है जब एक बार केशवानंद भारती केस 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या अपना जजमेंट देती है इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो यहां से भी एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट बाय लाला भाई पालकी वाला। तो लाला भाई पालकी ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में इस केस को किया दायर, यानी कि इसको किया रिप्रेजेंट। दूसरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे, लॉन्गेस्ट केस इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा केस कौन सा था, तो ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा केस केशवानंद भारती केस था जो 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे 68 डेज प्रोसीडिंग लगा, यानी कि इसका जो टाइम लगा प्रोसीडिंग होने में लगभग 68 डेज लगे इसको प्रोसीडिंग होने में, और लगभग हम देखेंगे 70 से ज्यादा देशों के संविधान को कंपेयर किया गया और देखा गया कि क्या संविधान के अंदर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के अंदर क्या बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे लगभग 70 देशों के संविधान को देखकर यानी कि इसको कंपेयर कर फाइनली ये जजमेंट निकालते हैं केशवानंद भारती केस में। और हम देखते हैं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि लार्जेस्ट बेंच ऑफ द जजेस, यानी कि वो कौन सा केस है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा जजों की बेंच बैठी थी, तो 13 जजों की बेंच बैठी थी। ये क्वेश्चन भी आपका ना केवल एग्जाम में पूछा गया बल्कि कौन बनेगा करोड़पति में भी ये 25 लाख का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में। तो ये हम देखेंगे केशवानंद भारती के जो वो लार्जेस्ट बेंच थी जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। इसके साथ हम देखेंगे जो जजमेंट था ये बहुत ही बड़ा जजमेंट था जिसमें 703 पेजों का ये जजमेंट था। अब इस जजमेंट में क्या कहा गया था फंडामेंटल राइट को लेकर, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। पहला जजमेंट ये दिया गया कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट जो था, इस केस के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं कर सकती, इसको कैंसिल किया गया कि भाई अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को लेकर कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। दूसरी बात, अमेंडमेंट 24 को क्या किया गया कि भाई ये जो अमेंडमेंट है वो वैलिड है, यानी कि क्या कहा गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के किसी भी प्रावधान में बदलाव या संशोधन कर सकती है। इसको कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये वैलिड है और पार्लियामेंट ये हक रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कहा गया, अमेंडमेंट 25 इज आल्सो वैलिड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसमें भी
पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कर्टेल कर सकती है, इसमें चेंज कर सकती है, इसमें बदलाव कर सकती है, तो इसको भी कहा इन्होंने वैलिड है। और अब हम देखेंगे अमेंडमेंट 29 को भी बताया गया है कि भाई अमेंडमेंट जो 29 था, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, जो अंडर 9th शेड्यूल के अंदर लाया गया है, इसको भी कहा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भी अपने आप में वैलिड है, लेकिन एक कंडीशन यहां पे लगा दी कि कैन बी जुडिशियल रिव्यू इन इफ, यानी कि ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है अगर इफ वायलेशन ऑफ बेसिक फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर किसी भी नागरिक के या फंडामेंटल राइट के बेसिक फीचर का वायलेशन होता है, उस कंडीशन में जज यानी कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। और दो कंडीशन यहां पर लगा दी गई है, एक है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो ये प्रोविजन लाके खड़े कर दिए, अगर किसी भी व्यक्ति का यानी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये इस क्लास में आज हमने जो डिस्कस किया वो है क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है या नहीं है, इस बारे में लेकर हमने डिस्कशन की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फंडामेंटल राइट के एक एक राइट को हम डिस्कस करेंगे और एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि क्लास नंबर 2 के साथ, जो हमारी बेस्ड होगी फंडामेंटल राइट के ऊपर, जिसमें हम सारे राइट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।